नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया वंश, दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश जो कि है तुगलक वंश। पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश खत्म किया था, समाप्त किया था। आज हम शुरू करेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में पहला जो शासक था वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। हमने चर्चा की थी, खुसरो खां को समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक ये था 1320 से 1325। आपने एक बात गौर की होगी, दिल्ली सल्तनत में अभी तक हम ये दो वंश पूरे कर चुके हैं और ये तीसरा शुरू हो गया है। आपने एक चीज गौर की होगी, जितने भी वंश के संस्थापक थे वो लंबे समय तक नहीं शासन कर सके। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो भी 4 साल शासन कर पाया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन खिलजी था, वो भी मात्र 5 साल शासन कर पाया था। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, आप डेट लिख ही देख पा रहे होंगे, 1320 से 1325, ये भी 5 साल कर पाया। आगे दो वंश और हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे तो आप और एनालाइज कर पाएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब इस बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये जो है करौना, क्या करौना, करौना जाति का तुर्क, करौना जाति का तुर्क था। ये उसकी जाति है, ठीक, करौना जाति। नंबर 2, इसकी माता भारतीय जाट, पिता तातार तुर्क थे। तो उस हिसाब से तो ये मूल रूप से जो गयासुद्दीन तुगलक था, क्योंकि उसके पिता तुर्क थे लेकिन उसकी माँ भारतीय थी, तो इन दोनों के मिश्रण से जो पैदा हुआ वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो उस हिसाब से मूल रूप से भारतीय कहलाएगा। ठीक है, तो तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक मिश्रित जाति का था, मिश्रित जाति, मिश्रित जाति का तुर्क, मिश्रित जाति का तुर्क या मुस्लिम, मिश्रित जाति का मुस्लिम, मिश्रित जाति। ठीक, और समझिए गयासुद्दीन तुगलक कि जो गयासुद्दीन जब वहां से लाहौर से आया था, किसको, खुसरो खां को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए, तो इसने, मैंने आपको बताया था, गाजी, गाजी गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक की उपाधि ली। ये उपाधि क्या थी? ये तुगलक उपाधि है, ध्यान रखिएगा। और ये जो गाजी है, इसने इसकी भी उपाधि ली, ये इसका नाम था। अब गाजी क्या होता है जान लीजिए, गाजी क्या होता है। गाजी काफिरों को समाप्त करने वाला, ठीक, काफिरों को समाप्त करने वाला। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि ली, गाजी की उपाधि ली। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली जो वंश है, दिल्ली सल्तनत है, उसका पहला सुल्तान है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मुगल वंश आएगा, मुगल वंश में बाबर था, बाबर ने उपाधि ली थी गाजी की। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ जो उसके कार्यों का जो लेखा जोखा है, इसके कार्यों की जो जानकारी हमें मिलती है, वो हमें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की किताब है, इसका नाम है तुगलक नामा, तुगलक नामा, उसमें भी मिलता है जिक्र इसका। गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों का जो उल्लेख है, जो इसका शासन का हमें जो जानकारी मिलती है, वो अमीर खुसरो का तुगलकनामा है, उससे अधिकतर जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी गृह नीति। ठीक है, इसकी गृह नीति कैसी थी, गृह नीति में इसने क्या करा, ठीक है, उसमें हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
गयासुद्दीन की ग्रह नीति। ग्रह नीति, ग्रह नीति क्या थी समझिए, बिंदुवार इसको समझिए। सबसे पहले तो उसने जो खुसरो खां, इससे पहले खुसरो खां था, मैंने आपसे चर्चा किया था पिछली वीडियो में। तो खुसरो खां ने, चूंकि वो राज शासन से नहीं आता था, वो राजकुल से नहीं आता था, तो इसीलिए सरदारों को अपने ओर करने के लिए उसने धन बांटा था, जमीनें बांटी थी। तो उनकी जांच करवा के जो खैरात थी, खैरात खैरात जमीन व संपत्ति संपत्ति जब्त की। ठीक है, नंबर 2। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है? निजामुद्दीन औलिया। जितने सरदार थे, जितने सरदारों को जमीन जो बांटी गई थी और जो संपत्ति बांटी गई थी, वो सारी जो है वापस ले ली गई। कैसे तुगलक द्वारा उसकी गोपनीय जांच करवाई गई और उसकी जो संपत्तियां थी, जो जमीन थी, जो खुसरो खां ने खैरात में बांटी थी, अपने पक्ष में करने के लिए बांटी थी, वो सारी वापस कर ली गई। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है? निजामुद्दीन औलिया, इसको 5 लाख बांटे गए थे। 5 लाख, 5 लाख टके। लेकिन इससे नहीं लिए गए। मतलब क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि इसने ये कह दिया कि मैंने वो सारा पैसा दान कर दिया है, और इसको दंडित नहीं किया जा सका क्योंकि ये बहुत ज्यादा जनता में मशहूर था, पॉपुलर था, तो इसलिए इसको जो है सजा नहीं दी जा सकी। ठीक, नंबर 2, कुंवारी कुंवारी खिलजी कन्याओं के विवाह के लिए प्रबंध किया, प्रबंधन किया। ठीक, जो कुंवारी खिलजी कन्याएं थी, लड़ाई किससे होती है? लड़ाई हमारी शासक से होती है, उसके वंश के उत्तराधिकारियों से होती है, उसको मार दिया, उनको खत्म कर दिया। लेकिन जो खिलजी कन्याएं थी, जिनकी शादी नहीं हुई थी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और जो जितने भी उनके वंशज हुए हैं, उनकी जो भी बहन बेटियां थी, उनकी शादी करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने प्रबंध किया किस चीज का? पैसे का, ताकि उनकी शादी हो सके अच्छी जगह। नंबर 3, असहायों की सहायता के लिए प्रबंध। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जिसने गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की मदद के लिए जो है आर्थिक सहायता के लिए प्रबंधन किया। ठीक, नंबर 4, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कम करने के लिए योग्यता को पदोन्नति का माध्यम बनाया। ठीक है, जो भ्रष्टाचार था उसको रोकने के लिए जरूरी था कि जो योग्य लोग हैं उनका ही प्रमोशन किया जाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो लोग थे, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों का जो है पैसा बढ़ाया गया, उनकी जो, ताकि पैसा कम पड़ेगा तभी तो लोग भ्रष्टाचार करेंगे। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी और से पैसा ना ले, घूस ना ले, इसलिए जो है वो पैसा बढ़ाया गया, उनकी जो सैलरी होती थी वो बढ़ाया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार क्या थे? आर्थिक सुधार
किसानों पर जो कर था, मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन के समय में 70 से 80% जो उनकी आय थी, 70 से 80% तो डायरेक्ट टैक्स था। उसके अलावा छोटी मोटी वस्तुओं पे कर लगते थे, कोई चीज महंगी हो जाए तो वो खरीदने में दिक्कत होती थी। ये 70 से 80% अलाउद्दीन खिलजी के समय कर था। और इसने क्या करा, इसने 10% कर किसानों से, किसानों से, ठीक है। नंबर 2, जो पैमाना था, बिस्वा जो पैमाना था, बिस्वा, बिस्वा ये जो पैमाना था, ये जो खेती होती थी इसको नापने के लिए, फिर कर डिसाइड करने के लिए, ये जो पैमाना अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, उस पैमाने को इसको निरस्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। इसकी जगह पे नया पैमाना शुरू किया, इसको निरस्त कर दिया। इसकी जगह पे वही पुरानी व्यवस्थाओं को मानना प्रारंभ कर दिया। कौन? नस्ल व बटाई प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी, पुनः प्रारंभ, ठीक। इसके साथ ही साथ नंबर 3, वो कहता था कि कर बढ़ाने से पहले जरूरी है कि हम किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करें। क्या करें? खेती के लिए प्रोत्साहित, खेती या उपज बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, ठीक है। अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, विद्रोह हो सकता है, भुखमरी आ सकती है। तो इसने किसानों की स्थिति को समझा कि हमें पहले जो है ना खेती या जो उनकी उपज है उसको बढ़ाना चाहिए, फिर अपने जो कोष है उसको भरना चाहिए, हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए, ठीक, वरना जो है विद्रोह हो सकता है। और नंबर 4, ये इसने जो है इसके समय में जो मुखिया लोग थे वो कर इकट्ठा करते थे, उनको सारे कार्यभार सौंप दिया गया था। अधिकारी अभी जो लगाए जाते थे केंद्र से, वो जो है ना मुखिया ही चुनते थे, मुखिया जो कर इकट्ठा करते थे गांव के, और वो केंद्र में जाके जमा करते थे। लेकिन ये एक बात कहता था, ये एक बात ये कहता था कि मुखियाओं को इतना अमीर मत होने दो कि वो विद्रोह कर दें, और इतना गरीब मत होने दो कि वो गरीबी से विद्रोह कर दें, ठीक है। तो ये बात ये कहता था। नंबर 4, किसानों को लुटेरों से, लुटेरों से बचाने के लिए दुर्ग बनवाया, दुर्ग बनवाया, दुर्ग बनवाया, ठीक है। दुर्ग इसलिए बनवाया था कि नजर रखी जा सके कि गांव के लोग सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, उनकी फसलें सुरक्षित हैं, सुरक्षित है। समझ पा रहे हैं आप? तो वहां पर दुर्ग में सेना रहती थी, दुर्ग में सेना रहती थी, ठीक, केंद्र की सेना। उसके कुछ जो सैनिक हैं, किसी की 5 से 6 या 7 से 8 जो अधिकारी होते थे, सैनिक वो रहा करते थे, ठीक है, शस्त्रों के साथ। और नंबर 5, अकाल नीति, अकाल नीति बनाई। मतलब अगर अकाल पड़ जाएगा भी तो उसके लिए हमारे पास भंडार होना चाहिए हमारे पास, और उसके साथ ही साथ किसानों की मदद के लिए जो आर्थिक व्यवस्था है वो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसने कुछ जो आर्थिक सुधार थे वो किए थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसने जो अन्य सुधार किए, जैसे इसने पुलिस व्यवस्था का फिर से पुनर्गठन किया, इसने डाक व्यवस्था अच्छी की, ठीक है। और न्याय करने के लिए ये जो है दिन में 2 बार दरबार लगाता था, 2 बार दरबार लगाता था ताकि सबको न्याय मिल सके, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी विजय। अपने छोटे शासनकाल में इसने काफी कार्य किए, ठीक है। और इसके साथ साथ सुधारों के साथ साथ इसने विजय भी की। तो कुछ इतिहासकार इसको, इसकी तुलना जलालुद्दीन खिलजी से करते हैं, ठीक है। विजय, ठीक है, पहली विजय तेलंगाना, वारंगल, ये विजय की थी 1321 ईस्वी में। एक्चुअली विजय नहीं थी, ये इस पर अभियान किया था, ये पहला अभियान, इस पर 2 बार अभियान हुआ, 1321 और इसके साथ साथ 1323।
1323 ईस्वी। दो बार करना भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ का शासक जो था, पिछली बार अलाउद्दीन खिलजी का समय जब था तो तेलंगाना पहुंची थी दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी, और उसमें वहां का शासक कौन था आपको याद होगा, जिसको 10 लाख टका जो है दिया था सुल्तान ने, मैंने आपको बताया था, प्रताप रुद्र देव। ठीक है, उसी के वंश का एक शासक है नरेश प्रताप प्रताप रुद्र देव। ठीक है, ये उसी के वंश का है, नरेश प्रताप रुद्रदेव। पिछले वाले प्रताप रुद्रदेव नाम था, इसमें उसका नाम लगा हुआ है नरेश प्रताप रुद्रदेव। ठीक, अब इसमें अभियान किसने किया, इसके अगेंस्ट जो था वो गया था जूना खां। जूना खां, इसको आगे चलकर जानते हैं, ये शहजादा है, शहजादा, ये शहजादा, यही आगे चल के जो है आपका अगला शासक बनता है, जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो 1321 में अभियान हुआ था वो असफल इसलिए हो गया क्योंकि जो सुल्तान था उसकी मृत्यु की खबर आ गई थी। दिल्ली में जो सुल्तान गयासुद्दीन गाजी गयासुद्दीन तुगलक जो था उसकी मृत्यु की खबर आ गई, इसलिए जो है जो जूना खां था उसको वापस जाना पड़ा। ठीक, और जो बर्नी है और याया बिन सरहिंदी जो है इतिहासकार, वो कहते हैं कि जो सेना थी जूना खां की, उस सेना में महामारी फैल गई थी, इसलिए उसको वापस आना पड़ा। ठीक है, जो भी कारण रहा पर जो 1321 में अभियान हुआ था वो सफल ना साबित हो सका। फिर इसके बाद 1323 में फिर से अभियान किया गया, और जिसमें 1323 में जो अभियान किया गया उसमें ये जो नरेश प्रताप रुद्रदेव था उसकी हार हो गई, और जो जूना खां था जो सल्तनत की सेना थी उसकी जीत हो गई। और उसके साथ ही साथ ये पहली बार था जब दक्षिण को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। अब आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय भी तो सेना पहुंची थी। समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, जबकि उसमें अलाउद्दीन के समय में सिर्फ और सिर्फ प्रताप रुद्रदेव से अधीनता स्वीकार करवाई गई थी और उसको उसका राज्य वापस दे दिया गया था। ठीक है, बस उसने ये मान लिया था कि दिल्ली का सुल्तान हमसे ऊपर है और हम उसके अधीन बस यहाँ पर राज्य कर रहे हैं, इतना ज्यादा। लेकिन दक्षिण के जो राज्य को सीधे डायरेक्ट जो दिल्ली का सुल्तान है वो शासन करवा रहा है वहां पे अपने अधिकारी भेज के, वो पहली बार हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के समय में। ठीक, तो इसको इक्काओं में बांटा गया, इक्काओं में बांटा गया, बांटा गया। ठीक, और जो वारंगल थी, ये जो वारंगल आप देख रहे हैं ये तेलंगाना की राजधानी है, इसको तेलंगाना को जो वारंगल है, वारंगल को सल्तनत की दक्षिण की राजधानी बनाया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, वारंगल को जो है वहां की दक्षिण की जो सल्तनत की राजधानी बनाया गया। ठीक, इसके बाद दूसरा अभियान, आपका उड़ीसा। ठीक है, आपका दूसरा अभियान उड़ीसा मतलब जहाजनगर 1324। दूसरा अभियान जहाजनगर, यह उसका तात्कालिक नाम है। ठीक है, जो कि वर्तमान में उड़ीसा कहलाता है। कब हुआ था, 1324 ईस्वी। ठीक है, अब यहाँ का जो शासक है, वो है भानुदेव। कौन सा, द्वितीय। ठीक, इसके विरुद्ध किसको भेजा गया, इसके विरुद्ध भेजा गया जौना खां, भेजा गया जूना खां। ठीक,
फिर जूना खां को भेजा गया, वही शहजादा अपने सुपुत्र को, और इसको भी जीत लिया गया। ठीक, इसके बाद नंबर 3 मंगोल मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण कब? 1324 ईस्वी। इसमें जो मंगोल नेता शेर मुगल, क्या नाम है? शेर मुगल। ये मुगल वो नहीं जो अभी भारत में थे, ठीक है, ना ही उनका पूर्वज है, ठीक है। और इसके विरुद्ध जिसने युद्ध किया वो था मलिक सादी। ये दिल्ली सल्तनत का सेनापति था, और इसका सेनापति इसने किया था जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी, और ये हार गया, इसको हरा दिया, और जो मंगोल सेना थी उसको खदेड़ दिया। ठीक, उत्तर पश्चिम की सीमा जो थी वहां खदेड़ दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुजरात अभियान। ठीक है, नंबर 4 ही शायद, जो गुजरात का विद्रोह हुआ था, गुजरात विद्रोह, ठीक है, गुजरात विद्रोह, ये भी कब हुआ था? 1324। इसको दबाने के लिए भेजा गया था, मलिक सादी को भेजा गया। इस विद्रोह को तो इसने दबा दिया, पर इसकी भी वही मृत्यु हो गई, किसकी? सादी खान की। ठीक, नंबर 5 बंगाल विजय। बंगाल विजय 1324। इसको फटाफट समझ लीजिए। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था गयासुद्दीन बहादुर। ठीक है, इसके पक्ष में इसको हराने के लिए सुल्तान दिल्ली से खुद गया। कौन गया? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसको समाप्त करके बंगाल में अपना इक़्तिदार, अपना जो सरदार है उसको बंगाली की सत्ता सौंप कर फिर ये वापस आता है। वापस आते हुए रास्ते में दिल्ली से लगभग 6 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर इसके स्वागत में इसका पुत्र है वो एक महल बनवाता है। ठीक है, लकड़ी का महल, तो वो बनाता है अहमद अयाज था। वो इसकी ये महल बनाता है, लेकिन किसी कहने पर सुल्तान के पुत्र जोना खां है उसके कहने पर बनाता है। ठीक है, अब ये महल बनने के बाद वहां पर रात्रि को जब जो सुल्तान है वो ठहरता है, उसके स्वागत में पर काफी सारे खेल दिखाए जाते हैं, काफी कुछ स्वागत में नृत्य होते हैं, काफी कुछ होता है, शराब चलती है। तो वहां पर हाथियों की वो चल रही होती है, जो प्रतियोगिता होती है, वो खेल दिखाया जाता है हाथियों का। तो कहा जाता है कि वो हाथियों का जो झुंड था वो महल से टकरा गया, क्योंकि महल लकड़ी का बना होता, लकड़ी मतलब पूरे लकड़ी के चट्टे होते हैं उससे बना हुआ था, तो वो गिर जाता है, सुल्तान की उसी में दबकर मृत्यु हो जाती है। अब कुछ इतिहासकार इसके ऊपर आरोप लगाते हैं, इसके ऊपर, जोना खान के ऊपर, कि इसने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता को मरवाया, षड्यंत्र में मरवाया। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो अहमद अयाज जिसने ये महल बनाया था, जिसकी वजह से मान लीजिए कि कमजोर महल था, जिसकी वजह से सुल्तान की मृत्यु हुई, मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता में आने के बाद इसको अपना वजीर बनाया। क्यों बनाया भाई? जब इसकी वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई तो तुमने इसको सुल्तान क्यों बनाया? ये इतिहासकार इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसके साथ ही साथ जो शेख निजामुद्दीन औलिया था, जिसने 5 लाख टका जो है दिया नहीं था वापस, तो उसको गयासुद्दीन तुगलक ने लिख भेजा था कि मैं बंगाल से आऊंगा वापस लौट के, तो मुझे तुम्हारी जो है खबर लिखिए, ठीक है, तुमको सजा दूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक बात कही थी, एक टिप्पणी की थी
टिप्पणी क्या की थी? टिप्पणी की थी हुनूज, दिल्ली दूर अस्त, ये उसमें शब्द कहे थे। हुनूज दिल्ली दूर अस्त मतलब जनाब दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ये शब्द आप सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है। तो ये हुनूज दिल्ली दूर अस्त, ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किससे? मतलब टिप्पणी की थी जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके लिए। अब गयासुद्दीन तुगलक रास्ते में निपट गया। पहली चीज तो जो इतिहासकार है क्यों प्रश्न उठाते हैं, पहली चीज मैंने आपसे कहा, जिसने महल बनाया अहमद अयाज ने उसको वजीर बनाया। हुनूज दिल्ली दूर अस्त जो चेतावनी दे रहा है, दिल्ली दूर है का मतलब सीधे सीधे धमकी है कि तुम दिल्ली पहुंच नहीं पाओगे, उसको 12 परगने, ठीक है, 12 परगने दान किए जब सुल्तान बन गया। कौन? जोना खान, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला शासक है हमारा जोना खान। कल हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसका शासनकाल काफी लंबा था। ये गद्दी पे बैठा है गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और चूंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है तो हम इसको कई वीडियोस में डिवाइड करेंगे। पढ़ाने में आपको एक वीडियोस में कंप्लीट कर दूं, लेकिन चीज है कि आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको जो विस्तार से पता होना चाहिए, आपको उसकी हर एक पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं हर एक वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।